हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए न्यू बैच के अंदर न्यू तरीके से आपको सब कुछ दोबारा पढ़ाया जा रहा है और कंटिन्यूस आपके लिए इतना हार्ड वर्क किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूँ कि ये जो नया बैच है इसमें तो हम पढ़ा ही रहे, लेकिन इसके पहले भी हमने पूरा सिलेबस पहले से ही पढ़ा के रखा है। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग में रहते हैं और सभी लोग को हेल्प कर रहे हैं आज भी। तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस, पुराने वाले भी और न्यू वाले बोर्ड के जो वीडियोस है उसको भी जरूर से देखें। और मैं चाहता हूँ जितना अच्छे से आप देखोगे उतना आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर पाओगे, एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीडियो की। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ठीक है, वो होने वाला है 8th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैथ सब्जेक्ट का। अब ये जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 14 की तरफ, यानी कि जस्ट 2 या 3 चैप्टर और रह गए और ये न्यू बैच के अंदर भी दोबारा वापस से आपका मैथ्स का चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी की थी। एक लेक्चर हमने बना दिया जिसमें हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 याद है कि नहीं फॉर्मूला? कि भूल गए फॉर्मूला? याद रखो यार, फॉर्मूला एकदम बेहतरीन है। फिर कैसे हम अमाउंट जो है अगर कैलकुलेट कर लेंगे उसके बेस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल पाएंगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है, ये सब चीज़। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1 था उसको हमने सॉल्व कर दिया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 जो कि एप्लीकेशन के ऊपर बेस होने वाला है, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देखना और बस ये एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जितने भी वीडियोस देखते हो, कोई भी वीडियोस अगर आप हमारे JR ट्यूटोरियल के चैनल के थ्रू पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक, जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर से हमारे वीडियोस को पहुंचा देना, शेयर करते रहना। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है आज का, जो कि है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने ऑब्वियसली पिछले लेक्चर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था। करेक्ट है आपको? अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। ठीक है ना, हम किसी भी अमाउंट को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। इसमें मेरा P मतलब इंटरेस्ट है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर इसी के हेल्प से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था तो हम आराम से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर करते थे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता था। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, इसके बेस पे एग्जांपल्स भी सॉल्व किया। लेकिन आज क्या हो जाएगा कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे और उस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हमें समझ के उसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 की शुरुआत हम करते हैं, जो कि ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ए फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेयर 320 वर्कर्स इनिशियली। यानी अगर हम फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पहले कितने वर्कर्स थे? 320 वर्कर्स थे। द नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्रीज बाय 25% एवरी डे। क्या बोल रहा है? एवरी डे, माफ करना, एवरी ईयर 25% से एवरी ईयर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं। हमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर। अब आप देखोगे तो इसमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का चीजें नहीं पूछा है, लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या हो रहा है? ये बेस हो रहा है। ठीक है ना, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये किसके ऊपर बेस है? ये इस प्रैक्टिस सेट जो है 14.2 का जो एग्जाम्पल है, ये पूरा पूरा किसके ऊपर बेस होने वाला है? ये एप्लीकेशन के ऊपर बेस होने वाला है। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्राइस घटना या फिर कोई चीज कम होना, एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना। तो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पूछा है, इसमें अगर आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्या बोल रहा है कि यहां पे जो इनिशियल वर्कर है वो है 320। तो इसको हम मान लेंगे क्योंकि ये जो चीज चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ही चल रहा है, फॉर्मूला से वही यूज होने वाले। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे जो 320 वर्कर है उसको हम मान लेंगे P। तो लेट इनिशियल जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनिशियल वर्कर्स जो हैं वो है कितने? P। इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया जो कि कितने हैं? 320 है। तो हमने मान लिया कि इनिशियल वर्कर्स 320 काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्रीज बाय 25% एवरी डे। तो ये 25% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कि हर साल इतना रेट मिल रहा है। तो ये इसको हम R मान लेंगे 25%। ठीक है, R मान लेंगे 25%। और आपको पता है परसेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 25% मतलब 25 अपॉन 100 यानी 0.25 इसका जो है वो वैल्यू हो जाएगा R का। समझ में आ रहा है? 25% मान लो या फिर डायरेक्ट 25 लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना बोल रहा है यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद। तो N इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 25 अपॉन 100 जो है 25% को एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। N इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द
नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है। तो इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हमारा एक फॉर्मूला है बच्चे, अगर हम जानते हैं, वी नो द फॉर्मूला फॉर ए, दैट इज ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ये मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा और मैं ये समझता हूँ, ये जानता भी और ये बोलना भी चाहता हूँ। ये क्वेश्चन काफी यूनिक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे मेरा 320, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है, अगर आप देखोगे तो आर डायरेक्टली यहाँ पे कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, करेक्ट है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 25% है ना, कोई भी चीज परसेंटेज में होती है वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5%, 10%, तो डायरेक्ट ये 25% दिया है तो सीधा मैं 25 लिखूंगा। 25% के लिए 25 लिख दिया, अपॉन 100 तो पहले से ही है, रेज टू एन कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, रेज टू एन मतलब इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320 बाहर पहले से ही है, देखो ध्यान से, जो हम लोग जिस प्रकार से पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर रहे थे बस वैसे ही करना है। ये 100 साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 1 100 प्लस 25 125, यानी ये हो जाएगा 125, ठीक है। नीचे आपका 100 है, नीचे डिवाइड बाय 100 है ना, वो आ गया, और इसका स्क्वायर यानी कि इसके ऊपर 2, ठीक है। अब मैं एक चीज समझता हूं, a इज इक्वल टू 320 का तो फिलहाल मैं कुछ करना नहीं चाहता, ये 125 अपॉन 100 है, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो, यानी 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100, बराबर। स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना 2 बार। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 25 के टेबल में 25 4 100 हो जाएगा और 25 5 125 हो जाएगा। अगेन 25 4 100, 25 5 125, करेक्ट, कट किया मैंने। वैसे ये 4 1 4, 4 8 32 और ये 0 भी कट होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 4 अगेन कट होगा, 4 2 8 और 0 आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट देखोगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ, अगर मोटा मोटा मैं यहाँ पे जो इतना सारा कैलकुलेशन कट वगैरह किया मैंने, उसके कट करने के बाद क्या बच रहा है, a इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है 20, ऊपर की तरफ 20 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 5 बच रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 बच रहा है, और नीचे सब कैंसिल होकर 1 बच रहा है, मतलब नीचे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, 1 बच रहा है, मतलब सब चीज नीचे वाला कैंसिल हो गया। तो अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 500, तो अमाउंट इज इक्वल टू 500, ठीक है, समझ में आ गया। 5 25 25 2 50 0 बराबर, अमाउंट इज इक्वल टू 500। तो ये जो अमाउंट 500 आई, ये रुपीज आया क्या, नहीं, अमाउंट क्या है, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप लास्ट में एक आंसर लिखोगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, कितने हैं भाई, 500। तो पहले वर्कर कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 320 थे, पहले वर्कर कितने थे, 320 थे, लेकिन हर साल कितने बढ़ रहे थे, 25% बढ़ रहे थे। तो 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से 2 साल के बाद टोटल वर्कर कितने रह जाएंगे, 500 वर्कर्स रह जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने हमारे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा के हमने वर्कर्स के खेल में भी निकाल दिया। मतलब दुनिया में हर वो चीज जिसमें कोई चीज इंक्रीज हो रही है परसेंटेज से एवरी ईयर के हिसाब से, उसमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सकता है, और इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी यूजेस। तो हम रियल लाइफ यूज पढ़ रहे हैं। सोचो कि आपको कोई बोल दे कि पहले आपको मैं 320 वर्कर दे रहा हूं, हर साल मैं आपका 25% वर्कर बढ़ा दूंगा, तो 2 साल के बाद कितने वर्कर हो जाएंगे, मैं बोलूंगा 500 वर्कर हो जाएंगे। कैसे पता किया, फॉर्मूला लगा के अप्लाई किया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है इस तरीके के एग्जांपल्स को। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, लेकिन नोटबुक में नोट डाउन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेफर्ड, इसको पढ़ो पहले क्या बोल रहा है, अ शेफर्ड हैज 200 शिप विथ हिम। शेफर्ड के पास कितने शिप है, 200 शिप है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि लेट इनिशियल शिप इज इक्वल टू पी, यानी 200 है, ठीक है। इनिशियली कितने भेड़ हैं, भेड़ मतलब शिप होती है, तो शिप 200 है। फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स विथ हिम आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद, मतलब एन का वैल्यू निकालना है, सॉरी एन का वैल्यू 3 ईयर से, ये बोल रहा है। इफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शिप इज 8% एवरी ईयर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। सेम पिछला एग्जांपल जैसा है, मतलब इस बार भी हम लोग को कितने साल के बाद है, फाइंड द नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद कितने शिप हो जाएंगे। जैसे वर्कर वाला पूछा था, यहाँ पे शिप का पूछा और कुछ नहीं, सेम वही चीज करना है, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ शिप, तो अमाउंट निकालेंगे, यानी अमाउंट इज इक्वल टू पी अंडर रूट नहीं, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। सेम वही चीज करना है, पी दिया हुआ है 200, ब्रैकेट में 1 प्लस आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है अपॉन 100 रेज टू एन मतलब 3, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो अगेन, ये 200 वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं, ये 100 साइड में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 प्लस 8 108 डिवाइड बाय 100 रेज टू क्यूब, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे करता हूं उस चीज को सॉल्व। ये 200 है, आवाज आ रही है मेरी परफेक्टली, ओके। ये 200 है, ये मल्टीप्लाई बाय ये 108 अपॉन 100 क्यूब है, यानी 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, समझ में आ गया।
ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो रहा है इसका, ठीक है। अब आप देखोगे कुछ और कैंसिल हो सकता है, 4 के टेबल में कैंसिल होगा क्या, अगर आप देखोगे तो यस, 4 के टेबल में 4 25 100 होता है और 4 2 8 होता है, 2 बचा 28, 4 7 28। अगेन 4 के टेबल में 25 100, 4 के टेबल में 4 2 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 28, ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास वैल्यू, ऊपर बच रहा है ये 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 और नीचे आपका बच रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, इतना बच रहा है, ठीक है। इतना जो चीज है वो बच रहा है। अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को सभी को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 कर लो, हो जाएगा 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। और इसको मैं 27 और 27 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं आपस में, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 0 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और ये 5 9 8 4 12 और 5 6 7 729। तो 216 को 729 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2 और 216 है ना, हाँ, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2 और 1 7 जा 7, ठीक है, ये आ गया। 2 0 आ जाएंगे, 2 9 जा 18 होता है, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 7 9 होता है 16 का, 1 कैरी, 4 5 6 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी, 5 7 12 12 5 17, 1 कैरी, 4 1 5 और ये 1, तो 1 5 7 4 6 4, 1 5 7 4 6 4, कितना आ रहा है, 1 5 7 4 6 4, ठीक है, 1 5 7 4 6 4, नीचे 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है, बराबर, 25 25 जा 625, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब इसको आपस में डिवाइड कर देना है, तो सिंपली बहुत इजी हो जाएगा डिवाइड करना, तो फटाफट से मैं डिवाइड कर लेता हूं। चलो, तो मैं ऑलरेडी दोस्तों आंसर लिख चुका हूं यहां पे, तो इसका समथिंग आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 251.9, ठीक है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 251.9, इसको अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट कर लेना, 252 आ जाएगा लगभग। तो मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ शिप आफ्टर 3 ईयर, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द शिप्स आफ्टर 3 years विल बी 252। कितने शिप्स होंगे, 252। पहले कितने शिप थे, सिर्फ और सिर्फ 200 शिप थी, लेकिन 3 साल के बाद जब शिप बढ़ती गई, हर साल 8-8% से बढ़ती गई, तो फाइनली 252 शिप हो जाएगी 3 साल के बाद। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को हम कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, तो रियल लाइफ सिचुएशन वाले एग्जांपल से जरूर से इसको मेहनत करके प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल आज के लिए क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको क्वेश्चन को पहले। इन ए फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, क्या बोल रहा है, कितने ट्रीज है, 40,000 ट्रीज है एक जंगल में, समझ में आ रहा है। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज हमें फाइंड करना है आफ्टर 3 ईयर, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो लेट इनिशियल फॉरेस्ट, पहले वाले जो फॉरेस्ट ट्रीज थे उसको मैंने पी माना, जो उसका वैल्यू है 40,000, कितने पेड़ है, 40,000 पेड़ है। हमें बोल रहा है फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर कितने साल, 3 साल के बाद, लिखा है ना आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर्स को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, ठीक है, ये मान लिया। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 साल है, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, और कितने रेट ऑफ परसेंट से बढ़ रहा है, इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, हर साल 5% से बढ़ रहा है, यानी रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है वो है 5%, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब इसमें वैल्यू मैं पुट ऑन करता हूं। ए पी का वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले इनिशियल तौर पे 40,000 है, डाल दिया 40,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, रेट कितना है 5 है, अपॉन 100 रेज टू एन, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब चलो इसमें वैल्यू पुट ऑन करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ए इज इक्वल टू, देखो यहां पे ध्यान से, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40,000 वैसे का वैसे फिलहाल मैं रख रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40,000 फिलहाल में वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट में ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 100 प्लस 5 दैट इज 105, क्या हो जाएगा 105,
5 डिवाइड बाय, नीचे 100 है ऑब्वियसली आ जाएगा 100, और ये रेज टू क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी ये 40,000 वैसे का वैसे ही ब्रैकेट में 105, इसको मैं ब्रैकेट हटा देता हूं आपके लिए बेटर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई लिखूंगा 105 डिवाइड बाय 100, 105 डिवाइड बाय 100 और 105 डिवाइड बाय 100। कितने बार लिखा? 3 बार लिखा क्योंकि क्यूब था। अब देखो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे। अगर आप देखोगे 2 जीरो इसके पास है, इसके पास भी 2 जीरो कैंसिल है, और 2 जीरो है और 2 जीरो कैंसिल, पूरा कट गया। ठीक है, क्या बच रहा है? ये 100 बच रहा है, 5 के टेबल में जाएगा। देखो 5 के टेबल में 5 टू 10 होता है, 5 जीरो 0 और 5 टू 10, 5 1 5, 20 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, 20 बच रहा है, देखो ये 20 बच रहा है ना। 5 के टेबल में 5 4 20 जाएगा, 5 के टेबल में 5 टू 10 और 5 1 5, 4 बच रहा है नीचे, ये 4 कैंसिल और ये भी 4 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है ऊपर नीचे सब जगह? क्या बच रहा है? ये सब पूरा कैंसिल, ये बच रहा है ऊपर 105, ये बच रहा है ऊपर 21 और ऊपर बच रहा है 21, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया। तो इतना बचा है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 105 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46305। ठीक है, कितना आ रहा है? 46305, यानी 46,305। तो ये मेरा क्या है? अमाउंट है। लेकिन अमाउंट क्या माना है मैंने? एक इसको माना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर। तो देयरफॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स विल बी, कितना हो जाएगा? 46,305, 46,305 ट्रीज हो जाएंगे। पहले कितने ट्रीज थे? सिर्फ और सिर्फ कितने थे भाई? 40,000 ट्री थे। लेकिन कितने साल के बाद? 3 साल के बाद, हर साल 5% बढ़ने के बाद 46,305 ट्रीज रहेंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? ओके है, आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन आज कराना चाहता हूं। वैसे ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर 9-10 एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में करेंगे। आज 3-4 एग्जांपल करा रहा हूं, 3 हो गया, एक और कराता हूं 4 एग्जांपल आज, अगले दिन में 4-5 एग्जांपल्स करा दूंगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, तो ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो मुझे नहीं बनाना, दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये बात कही थी कि हम आराम आराम से पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो हम ऑलमोस्ट 14वां चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 या 3 चैप्टर रह जाएंगे आपके, फटाफट से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आखिरी क्वेश्चन आज के लिए आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समझो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज 2,50,000। क्या बोल रहा है? जो मशीन है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 2,50,000 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि लेट P इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, जो कि कितना है? 2.5 लाख रुपया है, यानी 2,50,000 रुपीज है। ये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, जिसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया P। अब बोल रहा है इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने आपको अभी भी वीडियो की शुरुआत में बताया डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घाटा होना। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर ईयर, मतलब हर साल से उस मशीन का जो प्राइस है वो 10% से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो R मान लेते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर कितने का हो रहा है भाई? कितने का ईयर, कितने का हो रहा है? 10% का हर साल का डेप्रिसिएशन, यानी नुकसान हो रहा है। 10% के हिसाब से मशीन की प्राइस जो है कम होती है। ऑब्वियसली कोई चीज पुरानी होती है तो उसकी प्राइस कम होने लगती है, जैसे कार हो गया, मशीन हो गया, तो उसके हिसाब से भी इसका 10% के हिसाब से इसका प्राइस जो है वो कम होने लगा। ठीक है, समझ में आ गया? कितने साल के लिए है? यहां पे क्या पूछा है? फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद का पूछ रहा है। यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया हुआ है यहां पे कितना दिया है? 2 ईयर्स दिया हुआ है। लिख दो, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स, n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, अब अमाउंट को हम मान लेंगे कि जो डेप्रिसिएशन प्राइस है मशीन का आफ्टर 2 ईयर, तो लेट ए मान लेता हूं, क्या मानूंगा? डेप्रिसिएशन, ए मान लिया, डेप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, हमने ये मान लिया। अब एक फॉर्मूला तो मैं जानता ही हूं बच्चा, वी नो द फॉर्मूला दैट इज A इज इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेज टू n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी लाइक अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने किया। इसमें वैल्यू, माफ करना, हाँ आ गया, हाँ इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं। ठीक है, चलो A इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है भाई? 2,50,000, 2,50,000 डाल दिया। ब्रैकेट में 1 प्लस R, रेट कितना है भाई? रेट अभी हमने देखा 10% है, यानी 10, नीचे क्या है? 100 रेज टू n, मतलब कितने साल के लिए भाई? 2 साल के लिए, इसका 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 2.5 लाख है, देखो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कैलकुलेशन,
2.5 लाख है, लेकिन आपको एक गलती नहीं करना है। वो क्या है कि यहां पे जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो है, मतलब रेट जो दिया है वो डेप्रिसिएशन में दिया है, एप्रिसिएशन में नहीं दिया है। हर बार जो होता है वो रेट के हिसाब से चीजें बढ़ती है। जैसे पहले वर्कर्स थे, पहला एग्जांपल देखा था हमने कि वर्कर्स थे, अब वर्कर्स में क्या हो रहा है, वो चीजें बढ़ रही है, एक साल बढ़ेगी 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, यानी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी वो जो रेट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चीजें कम होती जा रही है। तो जो रेट होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम में लेना पड़ेगा, यानी निगेटिव में लेना पड़ेगा। तो यहां पे जो 10 है वो आ जाएगा -10। ये चीज का बस ध्यान में रखना। बच्चे यही एक गलती करते हैं एग्जाम में कि अगर डेप्रिसिएशन आया तो रेट में माइनस लिखना होता है, यानी 10 दिया है ना, तो हमेशा याद रखना ये 10 का माइनस लिखना होता है, आपको और कुछ नहीं लिखना है। अगर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, ये 2,50,000 पहले से लिखा हुआ है, बराबर, ब्रैकेट में ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 10 कितना होता है, 100 माइनस 10 हो जाता है 90। याद रखना ये चीज कैसे स्टेप किया मैंने, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 100, 100 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90। यूजुअल केस में क्या होता था, इसके पहले वाले में सिर्फ प्लस होता था ना, माइनस नहीं होता था, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10, 110 लिखते थे हम लोग, लेकिन इधर माइनस हुआ इसके लिए 90 लिखा और नीचे तो 100 आई इसका स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2,50,000 ब्रैकेट में, हाँ अब एक और चीज, ये 90 बाय 100 दो बार है, तो इसको मैं लिख देता हूं 90/100 मल्टीप्लाई बाय 90/100। ठीक है, 2 जीरो यहां है, कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहां कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहां कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, अमाउंट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, समझ में आ रहा है, 9 9 सा 81 होता है, वैसे डायरेक्ट भी कर दो, मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90 ऑलरेडी मैंने आंसर निकाल के रखा है, जो कि आ रहा है 2,02,50, मतलब 2,02,500, 2,02,500, दिस इज द अमाउंट। और ऑब्वियसली ये क्या आएगा, किस चीज में आएगा, रुपीज में आएगा, क्योंकि ये सब चीज क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन दिया है ना, तो ये रुपीज में आएगा। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, अमाउंट जो हमने माना था, ए इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज प्राइस आफ्टर 2 ईयर, तो देयरफॉर द depreciation in price of machine after 2 years will be equal to 2,02,500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया। तो देख सकते हो कितना इजी होता है, लेकिन बस आपका कंसेप्ट और दिमाग लगेगा, फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन आता है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो, हाँ एक और चीज, हाँ माफ करना, एक और चीज जो रह गया है, जो मैंने नहीं कराया, माफ करना इस चीज के लिए मुझे, जो कि है डेप्रिसिएशन प्राइस जो है वो कब आएगा। इसमें हम लोग को पूछा क्या है, डेप्रिसिएशन प्राइस पूछा है ना, डेप्रिसिएशन इन प्राइस पूछा है हम लोग को। तो डेप्रिसिएशन इन प्राइस तब निकलेगा जब मेन अमाउंट से उसको हम माइनस करेंगे। तो मेन अमाउंट हमारा 2.5 लाख है, जो ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। देखो ये गलती मेरे से हुई, तो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो एक लास्ट में स्टेप क्या लिखोगे, ए मेरा आ गया, ए मेरा आ गया 2.5 लाख, सॉरी 2,02,000, तो मेरा डेप्रिसिएटेड प्राइस अब निकलेगा यार, अब निकलेगा ना मेरा डेप्रिसिएटेड प्राइस। मैं भूल ही गया उस चीज को, क्या होता है कभी कभी हम लोग घाई में रहते हैं ना वीडियो कंप्लीट करने के चक्कर में। एक सेकेंड, हाँ अब मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन इस प्राइस या फिर डेप्रिसिएटेड प्राइस ऑफ मशीन विल बी इक्वल टू अमाउंट जो आया, सॉरी जो प्रिंसिपल था हमारा, जो एक्चुअल में अमाउंट था, क्या था, 2.5 लाख, 2,50,000 का मशीन था, 2,50,000 का 2,50,000, एक जीरो ज्यादा लिख दिया। ठीक है, 2.5 लाख का मशीन था, और उसमें से जो हमने अभी प्राइस निकाला 2,02,500, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, 2,500 माइनस कर दो, 47,500, 47,500 रुपीज। तो ये आपका सही आंसर है, यानी जो मशीन का जो डेप्रिशिएटेड प्राइस है, यानी 2 साल में मशीन का प्राइस कितना कम हुआ। हम लोग को ये नहीं पूछा है कि कितना बचा है, हमको ये पूछा है कि प्राइस कितना कम हुआ है, मतलब 1 साल 2 साल के बाद मशीन पहले खरीदा। देखो सुनो, क्वेश्चन सुन जो, पहले मशीन कितना था, 2.5 लाख का था, हर साल 10-10% से कम हो रहा है। तो अगले साल में जो 2.5 लाख का मशीन था वो समझ लो कि 2,20,000 पे आ जाएगा, तुम समझ लो 10,000 का नुकसान हुआ। उसके अगले साल वापस से प्राइस कम हो रहा है, तो और 10-15,000 का नुकसान हो रहा है। तो टोटल मिला के 2 साल में उस मशीन की प्राइस 47,500 से कम हो गई। ठीक है, ओरिजिनल कितनी प्राइस चल रही है, डेप्रिसिएटेड प्राइस ये रहा, ये है आपका डेप्रिसिएशन प्राइस।
डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन इन प्राइस, डेप्रिसिएशन इन प्राइस, और ये आपका जो है ये डेप्रिसिएटेड अमाउंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा होता है। अब अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम इसके बचे हुए जो भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट के हैं 14.2 के, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।